बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलामु अलैकुम एवरीवन। स्टार्ट करते हैं अपनी आज की सेशन को। आज की इस सेशन में हम एक पास्ट पेपर की प्रैक्टिस करने वाले हैं। पास्ट पेपर है मार्च जून 2026 अटेम्प्ट का, और इस पास्ट पेपर को हम सॉल्व करेंगे ऐसे प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म के ऊपर, यानी वही एक्सेल हम इस्तेमाल करेंगे जो आपको पेपर में गिवन होगा। ठीक है। अभी क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अप्रोच वही हमारी सेम टू सेम रहेगी। सबसे पहले हम रिक्वायरमेंट को पढ़ेंगे, उसके बाद ट्रायल बैलेंस को एनालाइज करके हम स्ट्रक्चर बनाएंगे, और उसके बाद अकॉर्डिंग टू द रेलेवेंट नोट्स जो फाइनेंस स्टेटमेंट्स रिक्वायर्ड है उसको हम प्रिपेयर करेंगे। ठीक है। तो तरीकेकार क्या होगा, सबसे पहले रिक्वायरमेंट पढ़ो, स्ट्रक्चर बनाओ, क्वेश्चन को सॉल्व करो अकॉर्डिंग टू द रेलेवेंट नोट्स। रिक्वायरमेंट पढ़ो, स्ट्रक्चर बनाओ, क्वेश्चन को सॉल्व करो अकॉर्डिंग टू रेलेवेंट नोट्स। एक दफा फिर, रिक्वायरमेंट्स पढ़ो, स्ट्रक्चर बनाओ, और अकॉर्डिंग टू द रेलेवेंट नोट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करो। तो सबसे पहले हम स्टार्ट लेंगे अपने रिक्वायरमेंट से। 3 रिक्वायरमेंट है। रिक्वायरमेंट ए, प्रिपेयर एस्ट्रॉइड कंपनी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2026। हमने एस्ट्रॉइड कंपनी के लिए स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस बनानी है, सिर्फ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस। ईयर एंड है कंपनी का 31 मार्च 2026। अगर ईयर एंड है 31 मार्च 2026 तो ईयर स्टार्ट क्या होगा, 1 अप्रैल 20x5। डेट्स याद रखिए। ठीक है, मैं हर क्वेश्चन में कहता हूं कि डेट्स आर रियली इंपॉर्टेंट इन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग पेपर। डेट्स इंतहाई इंपॉर्टेंट होते हैं फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के एग्जाम में। अब यहाँ पर अगर ईयर एंड है 31 मार्च 2026 तो ईयर स्टार्ट क्या होगा, 1 अप्रैल 20x4, और इन दोनों डेट्स को याद रखें। मार्क्स है इस रिक्वायरमेंट के 7 मार्क्स। ओके। उसके बाद हमने बनानी है प्रिपेयर एस्ट्रॉइड कंपनी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एज एट 31 मार्च 2026। रिक्वायरमेंट भी है कि हमने स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनानी है, इसके मार्क्स है 10 मार्क्स। रिक्वायरमेंट सी, प्रिपेयर एक्सट्रैक्ट फ्रॉम एस्ट्रॉइड कंपनी स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2026 फॉर कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज ओनली। हमने एक्सट्रैक्ट बनानी है स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो सिर्फ फाइनेंस एक्टिविटीज के लिए ही, सिर्फ और सिर्फ फाइनेंस एक्टिविटी के लिए। तो इसके मार्क्स हैं 3 मार्क्स। ठीक है। तो 7 + 10 17 + 3 इज इक्वल टू 20 मार्क्स। अभी हमने रिक्वायरमेंट्स को पढ़ दिया। सेकंड स्टेप क्या होगा, सेकंड स्टेप होगा स्ट्रक्चर बनाना। लेकिन स्ट्रक्चर बनाने से पहले अगर आप लोग देखें तो एग्जामिनर ने कहीं पर नोट नहीं दिया कि आप अपनी तमाम की तमाम वर्किंग टू द नियरेस्ट $1000 ही कर दें। लेकिन अगर आप ट्रायल बैलेंस को देख लें, ठीक है, तो ट्रायल बैलेंस आपको टू द $1000 ही गिवन है। तो सबसे पहली लाइन में हम अपने एग्जामिनर को बता देंगे डबल क्लिक करके कि ऑल आवर वर्किंग और द नियरेस्ट $1000, यानी इस एक्सेल शीट में हम जितनी भी वर्किंग करेंगे वो सारी की सारी टू द नियरेस्ट $1000 ही होगी। ठीक है। अब सबसे पहले होगा पार्ट ए, और इसी को हम कॉपी पेस्ट कर लेंगे। डबल क्लिक, पेस्ट, एंटर। इसको मैं थोड़ा बोल्ड कर दूंगा। अच्छा, याद रखना मैंने आपको नॉर्मल सेशंस में भी बताया है कि आप बोल्ड नहीं करेंगे, आप कलरिंग नहीं करेंगे, ठीक है, आप प्रेजेंटेशन नहीं करेंगे, क्योंकि आपको पेपर में प्रेजेंटेशन के मार्क नहीं मिलते। अगर आपने इसको बोल्ड नहीं किया तब भी आपसे कोई मार्क्स की कटौती नहीं होगी। ठीक है, कोई आपसे मार्क्स नहीं काटेगा, एग्जामिनर आपसे मार्क्स नहीं काटेगा। मैं बोल्ड इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं यहाँ पर समझा रहा हूँ। मैं पेपर मतलब ये एग्जाम सॉल्व नहीं कर रहा, मैं सिर्फ आप लोगों को पास पेपर समझा रहा हूँ। जब आप लोग जाकर पेपर सॉल्व करेंगे, ठीक है, एग्जाम सेंटर में, तो वहां पर आपके पास लिमिटेड टाइम होता है। ठीक है, लिमिटेड टाइम होता है, उस लिमिटेड टाइम में ही आपने पेपर को सॉल्व करना होगा। तो वहां पर आप प्रेजेंटेशन को छोड़ देंगे। प्रेजेंटेशन अगर आप नहीं करेंगे तो आपसे कोई मार्क्स नहीं काटेगा। ठीक है, आपको मार्क्स मिलेंगे सिर्फ और सिर्फ आपके वर्किंग्स के। बात समझ में आती है। अच्छा, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस, तो रिक्वायरमेंट्स हमने पढ़ ली। अब हम बनाएंगे स्ट्रक्चर प्रॉफिट और लॉस के लिए। तो इसके लिए हम ट्रायल बैलेंस को एनालाइज करेंगे। The scenario relates to 3 requirements. Asteroid company trial balance or as follow. Trial balance as at 31st March 20x6. अच्छा, लीज पेमेंट रेवेन्यू स्टार्ट हम लेंगे रेवेन्यू से। प्रॉफिट और लॉस की एलिमेंट है, फिर इससे हम डिडक्ट करेंगे कॉस्ट ऑफ सेल्स, तो हमारे पास आ जाएगा ग्रास प्रॉफिट। ग्रास प्रॉफिट। अच्छा, उसके बाद है सेलिंग एक्सपेंसेस, जनरल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, तो आ जाएंगे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस की कैटेगरी, लेस
सेलिंग एक्सपेंसेस, फिर हमने लेस करना होगा जनरल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस। उसके बाद हमारे पास जो प्रॉफिट आएगी उसको हम कहेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट। अच्छा, उसके बाद हम ऐड करेंगे इन्वेस्टमेंट इनकम, प्लांट इंटेंजिबल एसेट, इन्वेंटरी एसेट, रिसीवेबल कैश, शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम, रिटर्न अर्निंग, लीज लायबिलिटी एंड पेबल। ये सारे एलिमेंट्स है फाइनेंशियल पोजीशन के। तो हम सिर्फ लिख लेंगे ऐड इन्वेस्टमेंट इनकम। अगर नहीं होगी तो इसकी जगह जीरो लिख लेंगे या इसको फिर रिमूव कर देंगे, ठीक है। तो एक अनदर मैंडेटरी सब टोटल विच इज प्रॉफिट बिफोर फाइनेंसिंग एंड इनकम टैक्सेस। ओके, उसके बाद हम फिर डिडक्ट करेंगे फाइनेंस कॉस्ट को। तो हमारे पास जो प्रॉफिट आएगा उसको हम कहेंगे प्रॉफिट बिफोर टैक्स, और फिर हम डिडक्ट करेंगे इनकम टैक्स एक्सपेंस, और हमारे पास आ जाएगा प्रॉफिट फॉर द ईयर। ये देखिए भाई, ये मैंने बना दिया एक कंप्लीट स्ट्रक्चर प्रॉफिट और लॉस के लिए, ठीक है। तो वही तरीके का सबसे पहले मैंने रिक्वायरमेंट्स पढ़ ली, उसके बाद अब मैं स्ट्रक्चर बना रहा हूँ। ये प्रॉफिट और लॉस का स्ट्रक्चर है, इसमें हमारे पास है रेवेन्यू, कॉस्ट ऑफ सेल, सेलिंग एक्सपेंसेस, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, इन्वेस्टमेंट इनकम, फाइनेंस कॉस्ट, इनकम टैक्स एंड देन प्रॉफिट फॉर द ईयर। अब उसके बाद यहाँ हम कर लेंगे पार्ट बी, और पार्ट बी यहाँ से मैं कॉपी पेस्ट कर दूंगा, जिसमें हमने बनाई है स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, ठीक है। पेस्ट कर दूंगा एंटर, तो यहाँ पर पेस्ट हो जाएगा। फाइनेंशियल पोजीशन के लिए स्टार्ट हमेशा लिया जाता है एसेट्स। एसेट्स में आते हैं नॉन करंट एसेट्स, और नॉन करंट एसेट्स में हमारे पास है लीज पेमेंट। यहाँ पर एक है ओल्ड प्लांट, ठीक है, एक है ओन प्लांट, और एक है राइट ऑफ यूज प्लांट। राइट ऑफ यूज प्लांट यानी लीज वाला प्लांट, ठीक है। एक खरीदा है, एक लीज के ऊपर लिया है। उसके बाद अगर मैं देख लूं तो इंटेंजिबल एसेट्स, ये भी नॉन करंट एसेट्स में ही आएंगे। अच्छा, उसके बाद इन्वेंट्री एसेट, रिसीवेबल, इक्विपमेंट, उसके बाद और कुछ नहीं है, तो हम एक लाइन छोड़ देंगे फिर, और उसके बाद हम लिख लेंगे करंट एसेट्स। कुछ ना कुछ लाइन छोड़ दिया करें, ठीक है। अच्छा, करंट एसेट्स ऊपर तो कुछ भी नहीं है, यहाँ पर स्टार्ट होती है इन्वेंट्रीज है, कॉन्ट्रैक्ट एसेट है, इन्वेंट्रीज है, कॉन्ट्रैक्ट एसेट्स है, रिसीवेबल्स है विच इज ट्रेड रिसीवेबल्स है, और उसके बाद कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है, और नहीं है, ठीक है। फिर हमारे पास आ जाएगी इक्विटी सेक्शन, सॉरी, अच्छा, इक्विटी में हमारे पास है ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल, उसके बाद शेयर प्रीमियम, फिर उसके बाद है रिटर्न अर्निंग्स, रिटर्न अर्निंग्स, ठीक है। फिर और कुछ नहीं है, तो यहाँ पर हम हेडिंग दे देंगे लाइबिलिटीज का। तो लाइबिलिटी में लीज लाइबिलिटी अगर आ रही है तो लीज लाइबिलिटी नॉन करंट भी हो सकती है और करंट भी होती है। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा सबसे पहले लीज लाइबिलिटी, ठीक है, और लाइबिलिटी तो हमारे पास नहीं है, ठीक है। फिर हो जाएगी करंट लाइबिलिटी, ये तो है नॉन करंट ना, नॉन करंट लाइबिलिटीज, ये हो जाएगी करंट लाइबिलिटीज। तो करंट लाइबिलिटीज में हमारे पास है लीज लाइबिलिटी, एक हो जाएगी,
अच्छा, एक हमारे पास है पेबल और कुछ नहीं है, ठीक है। तो एक है लीज लाइबिलिटी, एक है पेबल फॉर गुड्स एंड सर्विसेज रिसीव। अगर आप पूरा लिखना चाहते हैं तो इसको डायरेक्टली कॉपी पेस्ट कर दे, हो जाएगा पेस्ट इनटू, ठीक है। तो ये बन गया स्ट्रक्चर फॉर स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। सबसे पहले हमारे पास आए एसेट्स, फिर आई इक्विटी, और अभी आई लाइबिलिटी, ठीक है। अब लास्ट पार्ट सी मैं लिख लूंगा एक्सट्रैक्ट फ्रॉम स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो फॉर फाइनेंसिंग एक्टिविटी ओनली, और सिर्फ फाइनेंशियल एक्टिविटी और कुछ नहीं, ठीक है। तो बस अकॉर्डिंगली मैं यहाँ पर इंट्रिया करता जाऊंगा। अच्छा, बन गया स्ट्रक्चर, रिक्वायरमेंट्स पढ़ ली, स्ट्रक्चर बना लिया। अब एडिशनल इंफॉर्मेशन यानी रेलेवेंट नोट से हम स्टार्ट करेंगे और अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करेंगे। यही तरीकेकार होगा जो आप पेपर में करेंगे। सबसे पहले जल्दी से रिक्वायरमेंट पढ़ ले, जल्दी से ट्रायल बैलेंस को एनालाइज करके स्ट्रक्चर बना दे और फिर अकॉर्डिंगली एडजस्टमेंट करते जाए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप सबसे पहले रेवेन्यू के एडजस्टमेंट को ढूंढे फिर कॉस्ट ऑफ सेल के एडजस्टमेंट को ढूंढे, नहीं। जिस तरह मैंने आप लोगों को सिखाया है नोट वन से स्टार्ट कर ले और अकॉर्डिंगली एडजस्टमेंट करते जाए, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर अभी हम स्टार्ट लेंगे वर्किंग से। नोट नंबर वन, दोनों नोट नंबर वन है ये दोनों। अच्छा, Asteroid Company has a right of use plant under a 5-year lease that has 3 years remaining at 1st April 20x5। अच्छा जी, पहला नोट है राइट ऑफ यूज प्लांट का। आपने ऊपर देखा था दो प्लांट है, एक है ऑन प्लांट जो मैंने कहा कि उसने खरीदी हुई है, उसकी अपनी है, एक लीज पर ली हुई है, ठीक है। अब पहला नोट है लीज वाले प्लांट के ऊपर राइट ऑफ यूज प्लांट। राइट ऑफ यूज प्लांट जो है, ठीक है, वो 5 ईयर लीज है, यानी लीज टर्म है 5 ईयर्स, जिसके 3 ईयर्स रिमेनिंग है एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर। मैंने आपको बता दिया कि ईयर एंड है 31 मार्च 20x6, तो ईयर स्टार्ट क्या होगा 1 अप्रैल 20x5। अगर ईयर एंड है 31 मार्च 20x6 तो ईयर स्टार्ट क्या होगा 1 अप्रैल 20x5। सो एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर 3 ईयर्स रिमेनिंग है हमारे लीज में, यानी 2 ईयर्स गुजर चुके हैं, 3 ईयर्स रिमेनिंग है। आफ्टर द पेमेंट ऑफ एन इनिशियल डिपॉजिट द एनुअल लीज पेमेंट ऑफ $5.5 million आर मेड इन एरियर्स। पेमेंट जो होगी वो एरियर्स में होगी, यानी एरियर्स वाला लीज है, एडवांस वाला लीज नहीं है। लेकिन अगर आप ऊपर ट्रायल बैलेंस में तो यहाँ पर भी लीज पेमेंट की बात की गई है जो है 5,500 यानी 5.5 million, क्योंकि फिगर्स इट इनटू द नियरेस्ट $1,000। अच्छा, the payment on 31st March 20x6 was incorrectly debited to a lease payment account। ओके, इसको ठीक कर देंगे। The interest rate implicit in the lease is 10% per annum। इंटरेस्ट रेट है 10% per annum। अच्छा, यहाँ पर आ जाए, सबसे पहले हम वर्किंग बना देंगे राइट ऑफ यूज प्लांट का, ठीक है। तो सबसे पहले लीज एमोर्टाइजेशन स्केड्यूल बना देंगे, तो जिसमें हमारे पास आ जाएगा डेट, एक हो जाएगा ओपनिंग बैलेंस। अच्छा, अब ओपनिंग बैलेंस कह दे तो आप इसके लिए मतलब लाइन को एडजस्ट करते हो, इस तरह करते हो ना किया करो, ठीक है। एग्जामिनर स्टिल आपको मार्क्स देगा। मतलब यहाँ पर आपने लिख लिया ओपनिंग बैलेंस, तो यहाँ पर लिख लिया इंटरेस्ट एक्सपेंस, ठीक है। यहाँ पर आ जाएगा डिक्रीज इन एफएलओ, डिक्रीज इन फाइनेंस लीज ऑब्लिगेशन, और यहाँ पर हो जाएगा क्लोजिंग बैलेंस। अगर आप एक एक लाइन छोड़ना चाहते हो, मतलब इसको जरा इस तरफ करना चाहते हो, पहले दो लाइन ओपनिंग बैलेंस फिर इंटरेस्ट एक्सपेंस फिर डिक्रीज, वो भी ठीक है। इस तरह एक एक लाइन में लिखना चाहते हो विदाउट एडजस्टिंग द कॉलम, ठीक है, फिर भी ठीक है, आपसे मार्क्स नहीं कटेंगे, ठीक है। जैसे वो यहाँ पर क्लिक करेगा तो एग्जामिनर को यहाँ पर पता चल जाएगा कि भाई ये ओपनिंग बैलेंस लिखी है। जैसे दूसरे पर क्लिक करेगा तो उसको पता चल जाएगा भाई हाँ ये इंटरेस्ट एक्सपेंस है। तीसरे पर क्लिक करेगा तो उसको पता चल जाएगा हाँ भाई डिक्रीज इन लो है। चौथे पर क्लिक करेगा तो उसको पता चल जाएगा हाँ भाई ये क्लोजिंग बैलेंस है, ठीक है। तो अभी हम बना रहे हैं, 2 ईयर्स ऑलरेडी गुजर चुके हैं, तो ये एंड है 31 मार्च 20x6। ऊपर हम देख लेंगे लाइबिलिटी हमें गिवन होगी, देखिए लीज लाइबिलिटी एट 1 अप्रैल 20x5, ओपनिंग लीज लाइबिलिटी आपको गिवन है विच इज 14,000, तो ये हो जाएगी यहाँ पर 14,000। इंटरेस्ट रेट है 10%, सो 14,000 मल्टीप्लाई बाय 10% पर एनम, ठीक है, 1400। एनुअल पेमेंट कर रहे हैं ये लोग 5.5 मिलियन का, तो 5.5 मल्टीप्लाई बाय 1,000, क्योंकि हम अपनी तमाम वर्किंग टू द नियरेस्ट $1,000 ही कर रहे हैं, तो ये हो जाएगी ये, और फिर इनको प्लस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगी
क्लोजिंग बैलेंस। ठीक है, अब ये है क्लोजिंग बैलेंस। क्लोजिंग बैलेंस का मतलब है कि ये है टोटल लाइबिलिटीज। अब इस टोटल लाइबिलिटी को हमने स्प्लिट करना होगा करंट और नॉन करंट लाइबिलिटी में, क्योंकि हमने स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन भी बनानी है, और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में हमने इसको स्प्लिट करना होगा बिटवीन करंट लाइबिलिटी एंड नॉन करंट लाइबिलिटी। तो इसको अभी मैं स्प्लिट करूंगा बिटवीन करंट एंड नॉन करंट। तो किस तरह स्प्लिट करेंगे, ये हमारे पास आई टोटल लाइबिलिटी, ठीक है, नेक्स्ट ईयर का बनाएंगे, यानी 31 मार्च 2017, तो बन जाएगी नॉन करंट। तो इसका क्लोजिंग अगले साल का ओपनिंग, इंटरेस्ट रेट वही 10% है, तो मल्टीप्लाई बाय 10%, पेमेंट वही 5500। अब इसको मैं टोटल करूंगा तो ये हमारे पास आ गई नॉन करंट लाइबिलिटी। तो यहाँ पर अगर इसके लिए मैं छोटा सा टेबल बना दूं जिसमें मैं लिख दूं, अगर आप डायरेक्टली भी करना चाहते हो कर सकते हो, ठीक है, कि ये करंट, ये नॉन करंट, ये टोटल, और इधर करंट की हेडिंग दे दो और लिख लो। अगर आप इस तरह टेबल की फॉर्म में लिखना चाहते हो फिर भी ठीक है। ये है टोटल लाइबिलिटी, जिसमें नॉन करंट लाइबिलिटी है ये, तो करंट लाइबिलिटी हो जाएगी टोटल माइनस नॉन करंट, तो ये आपकी हो जाएगी करंट लाइबिलिटी। ये था इसका कंप्लीट वर्किंग। ठीक है, टोटल लाइबिलिटी 9900, जिसमें नॉन करंट है 5390, तो करंट हो जाएगी 4510। अच्छा, ये इसका एमोर्टाइजेशन स्केड्यूल था, ये जो मैंने बना दिया। अब इसकी रेफरेंस देंगे और साथ साथ एडजस्टमेंट्स करते जाएंगे। तो नॉन करंट लाइबिलिटी इज इक्वल टू, अच्छा ये रही नॉन करंट, इज इक्वल टू, रेफरेंस दे दें, इज इक्वल टू, ऊपर से हम रेफरेंस दे देंगे, ये रही करंट। तो देखिए, पहले से अगर स्ट्रक्चर बना हो तो मैं हर प्रैक्टिस सेशन में ये कहता हूँ, अकॉर्डिंगली हम एडजस्टमेंट करते रहेंगे। ठीक है, तो करंट और नॉन करंट तो हमने स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में अपडेट कर दिया। अब प्रॉफिट और लॉस की बारी है। तो अगर प्रॉफिट और लॉस में देख ले तो फाइनेंस कॉस्ट से रिलेटेड एग्जामिनर ने ट्रायल बैलेंस में कुछ भी नहीं दिया, तो सबसे पहले हम ये लिख लेंगे। इसके बाद अगर कुछ हुआ तो अकॉर्डिंगली हम एडजस्टमेंट करेंगे। तो फाइनेंस कॉस्ट ये हो जाएगा 1400, एंटर यहाँ पर आ जाएगा, ये रहा फाइनेंस कॉस्ट जो है 1400। ठीक है, दूसरे साल का फाइनेंस कॉस्ट हम नहीं लेंगे, दूसरे साल के लिए हमने इसलिए बनाया क्योंकि हमने इसको स्प्लिट करना है बिटवीन करंट एंड नॉन करंट। अच्छा, तो इंटरेस्ट तो हो गया। अब प्रॉफिट और लॉस के लिए डिप्रिसिएशन भी फाइंड करेंगे, वो भूलना मत, ठीक है। डिप्रिसिएशन एक्सपेंस इज इक्वल टू, अगर आप देख ले तो राइट ऑफ यूज प्लांट की जो कॉस्ट है वो है 25,000। अच्छा, नीचे आ जाए लीज टर्म है 5 इयर्स, तो इसको हम डिवाइड करेंगे 5 के ऊपर, तो ये हो जाएगी डिप्रिसिएशन एक्सपेंस। ठीक है, अब स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में हम इसको रिपोर्ट करेंगे कैरिंग वैल्यू के ऊपर। तो ये राइट ऑफ यूज प्लांट इज इक्वल टू, कॉस्ट है इसकी 25,000, इससे हम माइनस करेंगे एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन। तो एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर है राइट ऑफ यूज प्लांट के लिए 10,000, ये एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर है। करंट ईयर डिप्रिसिएशन इसके साथ प्लस करेंगे तो टोटल डिप्रिसिएशन आ जाएगी, और एंटर कर लेंगे। तो ये हमारे पास हो जाएगी राइट ऑफ यूज प्लांट की। ठीक है, कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन, एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर इज 10,000 प्लस करंट ईयर डिप्रिसिएशन, तो एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन एट द एंड ऑफ द ईयर हो जाएगी 15,000, 25 माइनस 15 ये हो जाएगी 10,000। हमने तमाम की तमाम वर्किंग शो भी कर दी। तो ये हो गई इसकी कंप्लीट वर्किंग फॉर द नोट वन, जिसमें हमने सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल पोजीशन और प्रॉफिट और लॉस में एडजस्टमेंट कर दी। ठीक है, फाइनेंशियल पोजीशन में चली गई करंट और नॉन करंट लाइबिलिटी, और साथ में चली गई हमारे पास कैरिंग वैल्यू। ठीक है, प्रॉफिट और लॉस में क्या हो गया, 1400 का इंटरेस्ट एक्सपेंस और 5000 का डिप्रिसिएशन। डिप्रिसिएशन प्रॉफिट और लॉस में मैंने क्यों चार्ज नहीं किया, वो मैंने इसलिए नहीं किया क्योंकि अभी और भी डिप्रिसिएशन हमें कैलकुलेट करनी होगी ऑन प्लांट के ऊपर, और एग्जामिनर हमें बताएगा कि ये कॉस्ट ऑफ सेल में जाएगा या एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस में, तो इसलिए मैं इसको इसी पर ही छोड़ रहा हूँ। ठीक, तो ये था नोट नंबर 1 और ये रहा इसका कंप्लीट वर्किंग। अच्छा, रिक्वायरमेंट्स की तरफ आ जाए। प्रॉफिट और लॉस
हमने एडजस्टमेंट कर दी। फाइनेंशियल पोजीशन, इसकी एडजस्टमेंट हमने कर दी। अब बारी आती है कैश फ्लो की। क्या इस लीज वर्किंग से कैश फ्लो में कोई आइटम जाएगी? क्योंकि लीज है फाइनेंसिंग एक्टिविटी। लीज तो है फाइनेंसिंग, इन्वेस्टिंग तो नहीं है, फाइनेंसिंग है। ठीक है, तो लीज पेमेंट को हम कहाँ पर शो करेंगे? लीज पेमेंट जरूर जाएगी हमारे पास स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो अंडर फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो यहाँ पर हम आ जाएंगे, लिख लेंगे लीज पेमेंट्स इज इक्वल टू, और ऊपर से हम रेफरेंस दे देंगे जो है 5500। लीज पेमेंट 5500। तीनों फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में हमने एडजस्टमेंट कर दी। ओके, नोट नंबर 1 हो गया। ठीक है, नोट नंबर 1 में एक पार्ट हो गया। नोट नंबर 1 में दूसरा पैरा, एस्ट्रॉइड कंपनी ऑन प्लांट कंसिस्टेड ऑफ अ सिंगल आइटम ऑफ प्लांट, एक सिंगल आइटम ऑफ प्लांट है। ठीक है, दैट कॉस्ट 6 मिलियन ऑन 1 अप्रैल 20x3, जो कि खरीदा है 1 अप्रैल 20x3, जिसकी टोटल कॉस्ट है 6 मिलियन। अच्छा, इसके बाद द प्लांट हैज अ मेजर कंपोनेंट दैट रिक्वायर्ड रिप्लेसिंग एवरी 4 इयर्स। जी भाई बता दे, कौन सा कॉन्सेप्ट टेस्ट हो रहा है? एक प्लांट है जहां एक ही प्लांट है, इसमें एक मेजर कंपोनेंट है जिसको रिप्लेस करेंगे हर 4 साल बाद, एवरी 4 ईयर इसको रिप्लेस करना होगा। प्लांट है, उसमें एक मेजर कंपोनेंट है जिसको हम रिप्लेस करेंगे एवरी 4 ईयर्स। कौन सी एडजस्टमेंट, कौन सा कॉन्सेप्ट? कॉम्प्लेक्स एसेट। कॉम्प्लेक्स एसेट का नाम सुना है? कॉम्प्लेक्स एसेट मेजर कंपोनेंट की लाइफ है 4 इयर्स, और अगर आगे आप लोग देख ले, द रिमाइंडर ऑफ द प्लांट हैज एन एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ 12 इयर्स। तो मेजर कंपोनेंट्स की हम डिप्रिसिएशन अलहदा फाइंड करेंगे, प्लांट की हम अलहदा फाइंड करेंगे। दोनों की एक के ऊपर डिप्रिसिएशन फाइंड नहीं कर सकते, मतलब टोटल प्लांट को फेयर पर डिवाइड नहीं कर सकते, गलत होगा। क्योंकि मेजर कंपोनेंट है, उसकी लाइफ है 4 इयर्स, तो उसकी 4 इयर्स पर डिप्रिसिएशन निकालेंगे। प्लांट है, रिमाइंडर जो प्लांट है अदर देन मेजर कंपोनेंट, तो उसकी लाइफ है 12 ईयर्स, तो 12 ईयर्स पर डिप्रिसिएशन निकालेंगे। क्यों? मैचिंग प्रिंसिपल। अगर आप टोटल को 12 पे डिवाइड करोगे या टोटल को 4 पे डिवाइड करोगे तो आप अगेंस्ट मैचिंग प्रिंसिपल जाओगे। तो अकॉर्डिंग टू मैचिंग प्रिंसिपल हमने एक को 12 पे डिवाइड करना होगा डिप्रिसिएशन एक्सपेंस के लिए, और मेजर कंपोनेंट को 4 के ऊपर। ठीक है, और कॉम्प्लेक्स एसेट में मैंने आपको इसका एरोप्लेन, जिसकी मैंने एग्जांपल दी थी कि उसके मेजर कंपोनेंट से अलहदा तो आप उसको कॉस्ट एलोकेट करोगे और हर एक को अलहदा डिप्रिसिएट करना होगा। तो सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी अप्लाई हो रहा है। अच्छा, the replaceable component has a cost of $1.2 million as a part of the original price of plant, जो इंक्लूडेड है ऑलरेडी, ओरिजिनल प्राइस ऑफ प्लांट में इंक्लूडेड है, जिसकी रिप्लेसेबल कॉस्ट है 1.2 मिलियन। अब देखिए वर्किंग को। अच्छा, यहाँ पर मैं एक और वर्किंग बना दूंगा और इसको मैं नाम दे दूंगा ऑन प्लांट। अच्छा, ऑन प्लांट की जो टोटल कॉस्ट है वो है 6 मिलियन। सो 6 मल्टीप्लाई 1000, क्योंकि हम तमाम वर्किंग टू द नियरेस्ट $1000 कर रहे हैं। जो सिग्निफिकेंट कंपोनेंट है उसकी जो कॉस्ट है 1.2 मिलियन है। ठीक है, तो मल्टीप्लाई बाय 1000। अच्छा, तो रिमाइंडर ऑफ प्लांट की कॉस्ट हो जाएगी इज इक्वल टू 6000 माइनस 1200, 4800। बात समझ में आती है? टोटल कॉस्ट है 6 मिलियन, जिसमें 1.2 मिलियन सिग्निफिकेंट कंपोनेंट का है, और रिमाइंडर की हो जाएगी 4.8 मिलियन। ठीक है, अब इसकी हम डिप्रिसिएशन फाइंड करेंगे। तो डिप्रिसिएशन एक्सपेंस के लिए सिग्निफिकेंट कंपोनेंट को हम अलहदा डिप्रिसिएट करेंगे। उसकी 4 ईयर लाइफ है, रिमाइंडर की 12 ईयर लाइफ है। तो 300 सिग्निफिकेंट कंपोनेंट की डिप्रिसिएशन, रिमाइंडर ऑफ प्लांट की 400, और टोटल डिप्रिसिएशन एक्सपेंस अगर मैं यहाँ पर लिख दूं तो टोटल डिप्रिसिएशन एक्सपेंस हो जाएगी 300 प्लस 400 विच इज 700। ये रही टोटल डिप्रिसिएशन एक्सपेंस। ठीक, अच्छा, डिप्रिसिएशन एक्सपेंस हमने निकाल दी, अभी हम कैरिंग वैल्यू निकालेंगे। तो कैरिंग वैल्यू के लिए अगर मैं कह दूं एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन है 8
1 अप्रैल 20x5 वो ऑलरेडी आपको गिवन होगा, यहाँ पर आ जाए। ऑन प्लान एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर इज 1400। अच्छा, ये हो गई 1400 for depreciation for the year है 700। तो accumulated depreciation at the end of the year हो जाएगी 2100। कॉस्ट है, टोटल कॉस्ट 6000। ठीक है, तो कैरिंग वैल्यू हो जाएगी कॉस्ट माइनस accumulated depreciation, so the cost is 6000 minus accumulated depreciation is 2100। ये हो जाएगी कैरिंग वैल्यू ऑफ 3900। यहाँ पर आ जाए, ऑन प्लान में इज इक्वल टू 3900। और ये रही इसकी कंप्लीट वर्क। देखिए इसको, अच्छा क्लियर हो गई सबको? वर्किंग ऑन प्लान ओके, हम हो गए नोट नंबर 1 से कंप्लीट। इसमें कोई कैश फ्लो इंक्लूडेड है, कोई कैश फ्लो नहीं है ऑपरेटर फाइनेंस एक्टिविटी से रिलेटेड, तो इग्नोर कर दे। ठीक है, कैश फ्लो प्रॉफिट और लॉस के लिए हमने एक्सपेंस निकाला, कैरिंग वैल्यू हमने निकाल दी, कैरिंग वैल्यू हमने ऑलरेडी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में एडजस्ट कर दी। डिप्रिसिएशन के लिए भी आगे हम देखेंगे। नोट नंबर 2, ऑन 1 दिसंबर 20x5 डेट्स को देखें। ठीक है, बात हो रही है 1 दिसंबर 20x5, अभी ईयर एंड में 4 मंथ बाकी है, दिसंबर, जनवरी, फरवरी एंड मार्च। Asteroid company acquired a brand name from a competitor. Okay, बड़ी अच्छी बात है। The brand name was acquired at a cost of $15 million, cost है 15 million and had an estimated useful life of 5 years। उसकी जो remaining estimated life है वो है 5 years। Asteroid company also spent a further 800,000 on advertising the brand। भाई एडवर्टाइजिंग की गई है, एडवर्टाइजिंग पे जो कॉस्ट आई है वो है 800,000 following its acquisition and has capitalized this as a part of the asset। बहुत बेवकूफ ने बहुत बड़ा ब्लंडर मारा है। ठीक है, इसको क्या किया है, कैपिटलाइज किया है। अभी भाई एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस है, प्रमोशनल कॉस्ट है, ये एक्सपेंस आउट होना चाहिए। नहीं आ रही है बात समझ में? एडवर्टाइजिंग कॉस्ट है, बच्चों को हम सिखाते हैं भाई, F3 लेवल के ऊपर सिखाते हैं, FFA लेवल के ऊपर सिखाते हैं कि जो एडवर्टाइजिंग कॉस्ट होती है, प्रमोशनल कॉस्ट होती है, इसको आप कैपिटलाइज नहीं कर सकते, ये एक्सपेंस आउट होनी है। इस बेवकूफ ने कैपिटलाइज कर दी, गलत कर दिया। अभी हमें इसको ठीक करना होगा। ठीक है, अभी हमने क्या करना होगा, इसको ठीक करना होगा। तो यहाँ पर मैं एक अलग वर्किंग बना लेता हूँ यहाँ पर। ठीक है, ये हो जाएगा वर्किंग फ्रेंड। इन्होंने कॉस्ट जो कैपिटलाइज्ड की है वो है 15 मिलियन, यानी अकॉर्डिंग ट्रायल बैलेंस में अगर आप लोग देख ले किधर गया इंटेंजिबल, देखिए 15,800। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा 15,800। इससे मैं क्या कर दूंगा, जो एडवर्टाइजिंग कॉस्ट है वो मैं रिमूव कर दूंगा, जो है 800। तो असल में इन लोगों को ब्रांड कैपिटलाइज करना चाहिए था और 15,000 इस कॉस्ट के ऊपर। ठीक है, तो अमोर्टाइजेशन भी हम इसी कॉस्ट के ऊपर ही निकालेंगे। एडवर्टाइजिंग कॉस्ट के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर एक अलग वर्किंग बना देंगे, या यहाँ पर डायरेक्टली प्रॉफिट और लॉस में भी इसको एडजस्ट कर लेंगे। सेलिंग एक्सपेंस है,
सेलिंग एक्सपेंस एज पर द ट्रायल बैलेंस, इसकी बैलेंस है सेलिंग एक्सपेंस 4800, ये देख ले 4800, और इसमें हम ऐड कर लेंगे ये वाला एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस, इंटर कर दो, हो गया, ठीक है। और साथ में यहाँ पर माइनस का साइन लगा देंगे और अपनी वर्किंग को ब्रैकेट्स में क्लोज करेंगे। अगर आपने ब्रैकेट में क्लोज नहीं किया तो अच्छी बात नहीं होगी, ठीक है। तो गई 5600। ओके भाई साहब, तो एडवर्टाइजिंग कॉस्ट को तो हमने एडजस्ट कर दिया, ब्रांड को हमने क्रेडिट कर दिया, उधर एक्सपेंस हमने डेबिट कर दी। अब हम निकालेंगे amortization expense. So is equal to 15,000 divided by 5, 15,000 divided by 5 ये रहा, ठीक है, रिमेनिंग लाइफ ऑफ 5 years। और हमने एक्वायर्ड किया 1 दिसंबर को, अभी 4 मंथ बाकी है ईयर एंड में, तो मल्टीप्लाई 4/12, ये हो जाएगी amortization expense। और अभी अगर आप इसकी कैरिंग वैल्यू फाइंड करेंगे, करंट ईयर में ही इसको एक्वायर्ड किया है, तो कैरिंग वैल्यू होगी कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड amortization which is 14,000, और यहाँ पर फाइनेंशियल पोजीशन में इसकी एडजस्टमेंट कर दें, इज इक्वल टू 14,000 एंड एंटर कर दें इसको, ये रही ब्रांड की वर्किंग। क्लियर है? अच्छा, अब है हमारे पास नोट नंबर 3। Asteroid company used the historic cost measurement for all non-current assets. Historic cost model है, all depreciation and amortization charges are calculated on a straight line basis and charged to cost of sale। कहाँ पर हम चार्ज करेंगे? हम इसको चार्ज करेंगे कॉस्ट ऑफ सेल में। नो डिप्रिसिएशन और amortization has been charged for the year ended 31st March 2026। अभी तक कोई भी डिप्रिसिएशन इन्होंने चार्ज नहीं की है। यहाँ पर एक वर्किंग बना दूं जो हो जाएगा कॉस्ट ऑफ सेल्स का। इसमें एडजस्टमेंट ज्यादा है तो इसलिए मैं डायरेक्टली प्रॉफिट और लॉस में नहीं करता, ठीक है। एज पर ट्रायल बैलेंस, तो बैलेंस एज पर ट्रायल बैलेंस है इन द कॉस्ट ऑफ सेल, वो है ये रहा 96,000, ठीक है। अब एक एक डिप्रिसिएशन हम एडजस्ट करते जाएंगे। डिप्रिसिएशन ब्रैकेट में मैं लिख लूंगा राइट ऑफ यूज प्लांट ब्रैकेट क्लोज्ड, और रेफरेंस में दे दूंगा इज इक्वल टू, यहीं पे मैंने वर्किंग की थी, ये तो ऑन प्लांट है, ये रहा राइट ऑफ यूज प्लांट, और इसकी डिप्रिसिएशन रही 5,000, तो मैंने एंटर कर दी। उसको मैं जरा कॉपी पेस्ट कर दूंगा और यहाँ पर इसको एडजस्ट करके राइट ऑफ यूज की जगह मैं लिख लूंगा ऑन प्लांट इज इक्वल टू, ऑन प्लांट की वर्किंग ये रही जिसमें डिप्रिसिएशन है 700, और लास्ट में मैं लिख लूंगा amortization इज इक्वल टू, वो रही 1000, तो ये मैंने सारे एडजस्ट कर दिए कॉस्ट ऑफ सेल में 96,000, 5,000, 700 and 1000। Okay, note number 4. A contract commenced during the year to construct 12 pieces of equipment for a customer. एक कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट हो गया जिसमें बनाने हैं एस्ट्रॉइड कंपनी ने 12 पीसेस ऑफ इक्विपमेंट एक कस्टमर के लिए। IFRS 15 के एडजस्टमेंट है, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट विद कस्टमर दैट द कस्टमर्स कंट्रोल, ओके। The agreed transaction price for the total contract is 6 million. Transaction price is 6 million, and the total expected cost are 4.5 million. तो अगर आप देख लें तो टोटल कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है वो है 6 million, टोटल कॉस्ट है 4.5 million। तो इसका मतलब ये हुआ कि कॉन्ट्रैक्ट ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, प्रॉफिट मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है, लॉस मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। Recoverable cost of 1.8 million have been recognized as a contract asset। अच्छा जी, ऐसे वैसे अगर आपको मैं बता दूं कॉन्ट्रैक्ट एसेट किस तरह कैलकुलेट होगा, रेवेन्यू रिकॉग्नाइज्ड माइनस अमाउंट बिल्ड, रेवेन्यू रिकॉग्नाइज्ड माइनस अमाउंट बिल्ड, वहां से हमारे पास आएगा कॉन्ट्रैक्ट एसेट को हम देखेंगे। द रिलेटेड पेएबल बैलेंस हैज बीन सेटल्ड, ओके।
Sale invoices equal to the recoverable cost incurred have been recognized in trade receivable. भाई सेल्स इनवॉइसेस हमने कितनी भिजवाई है, अमाउंट बिल कितनी है, इक्वल टू द रिकवरेबल कॉस्ट। भाई जितनी रिकवरेबल कॉस्ट है 1.8 मिलियन, जितनी रिकवरेबल कॉस्ट है विच इज 1.8 मिलियन, उतने की हमने अमाउंट बिल्ड की हुई है। एंड रेवेन्यू भी इतनी ही रिकॉग्नाइज की है, जो कि गलत है। फॉलोइंग द इशू टू द कस्टमर, Asteroid Company uses the number of units completed to determine the progress toward the completion of its contract, and 4 pieces of equipment have been completed till the year end. By stages of completion है कि ये number of units basis के ऊपर stages of completion find करते हैं, तो total units है 12, जिसमें अभी तक 4 ही complete हुए हैं। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले working बना दूंगा, working contract। तो working contract में सबसे पहले मैं बात करूंगा revenue to be recognized। रेवेन्यू इन लोगों को कितनी रिकॉग्नाइज करनी चाहिए, टू बी रिकॉग्नाइज्ड। तो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस अगर आप देख ले तो वो है 6 मिलियन। तो मैं यहाँ पर लिख लूंगा 6 मल्टीप्लाई बाय 1000 मल्टीप्लाई बाय स्टेजेस ऑफ कंप्लीशन परसेंटेज, पीसेस के पे है तो टोटल है 12 पीसेस, जिसमें 4 पीसेस इन्होंने कंप्लीट कर दिए हैं। तो मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइड बाय 12, इतनी रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करनी चाहिए। अमाउंट ऑलरेडी रिकॉग्नाइज्ड, अभी देखते जाए, आपको समझ नहीं आएगी पैराग्राफ, जैसे मैंने जल्दी जल्दी पढ़ लिया, लेकिन अभी जब मैं वर्किंग करूंगा तो आपको समझ आ जाएगी, ठीक है। इन लोगों को रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करनी चाहिए थी 2000, इन्होंने रिकॉग्नाइज कितनी की है, उसने ऑलरेडी बताया है कि सेल इनवॉइस इक्वल टू द रिकवरेबल कॉस्ट इनकर्ड हैव बीन रिकॉग्नाइज्ड इन ट्रेड रिसीवेबल एंड रेवेन्यू। मतलब ये हुआ कि जितनी रिकवरेबल कॉस्ट है उतनी की ही सेल्स इसने रिकॉर्ड की है, व्हिच इज 1.8 मिलियन। सो 1.8 मल्टीप्लाई बाय 1000। तो फर्दर एडजस्टमेंट इनको करनी चाहिए 200 की। ये रही फर्दर एडजस्टमेंट, ठीक है। तो यहाँ पर मैं वर्किंग बना दूंगा इसके साथ, वर्किंग रेवेन्यू, और मैं लिख लूंगा बैलेंस एज पर द ट्रायल बैलेंस। और एज पर द ट्रायल बैलेंस हमारी जो रेवेन्यू है वो है 124,000। अच्छा, अब रेवेन्यू फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट, वो हमें फर्दर एडजस्टमेंट करनी चाहिए 200, ठीक है। तो ये हमने एडजस्टमेंट कर दिया, रहा वर्किंग कॉन्ट्रैक्ट, और वहां पर मैंने सिर्फ उसको एडजस्ट कर दिया। अच्छा, इसको मैं जरा, अच्छा यहाँ पर मैं अभी कॉस्ट ऑफ सेल में भी एडजस्टमेंट करूंगा। इस कॉन्ट्रैक्ट से रेवेन्यू तो मैंने रिकॉर्ड कर दी, तो कॉस्ट कॉन्ट्रैक्ट का भी होगा विच इज 1.8 मिलियन। सो 1.8 मल्टीप्लाई बाय 1000, क्योंकि रिकवरेबल कॉस्ट है 1800, एग्जामिनर ने ऑलरेडी आपको कहा है, तो कॉस्ट ऑफ सेल में भी साथ साथ में एंट्री जाएगी। 1.8 मिलियन रिकवरेबल कॉस्ट है। अच्छा, अब बारी आती है किस चीज की भाई, वर्किंग, या वर्किंग को नहीं, डायरेक्टली बस कॉन्ट्रैक्ट एसेट को फाइंड करते हैं। तो उसके लिए है रेवेन्यू रिकॉग्नाइज्ड which is 2000 माइनस अमाउंट बिल्ड। अमाउंट बिल्ड कितनी की है ऑलरेडी बताया आपको, सेल्स इनवॉइसेस इक्वल टू द रिकवरेबल कॉस्ट। सॉरी, ये रहा, द रिलेटेड पेबल बैलेंस हैज बीन सेटल्ड, और सेल्स इनवॉइसेस इक्वल टू द रिकवरेबल कॉस्ट। हाँ यही है, सेल्स इनवॉइसेस इक्वल टू द रिकवरेबल कॉस्ट। तो सेल इनवॉइसेस बराबर है रिकवरेबल कॉस्ट के। तो मतलब ये हुआ कि इन्होंने भी बिल्ड किया है 1.8 मिलियन। तो कॉन्ट्रैक्ट एसेट यहाँ पर होना चाहिए 200 लाख। यहाँ पर आ जाए और कॉन्ट्रैक्ट एसेट के कॉलम में आ जाए, इस इक्वल टू कर दें, किधर गया, अच्छा ये रहा, नीचे 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 सॉरी, ये रहा 200 आपका कॉन्ट्रैक्ट एसेट। इसके साथ भी मैं लिख दूंगा यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट एसेट। तो प्रॉफिट और लॉस में भी हमने एडजस्टमेंट कर दी, फाइनेंशियल पोजीशन पे भी हमने एडजस्टमेंट कर दी। कोई सवाल? अच्छा, अच्छा एक सवाल आया है, कह रहे हैं कि
ये जो ब्रांड नेम हमने एक्वायर्ड कर दिया तो क्या इसमें कैश फ्लो इंक्लूडेड नहीं है? तो अगर आप रिक्वायरमेंट को याद रखें तो हमने सिर्फ और सिर्फ कैश फ्लो लेनी है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। अगर ब्रांड करंट ईयर में लिया गया है ये वाला, इट इज इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, ये फाइनेंसिंग थोड़ी है, ठीक है, ये इन्वेस्टिंग है। हमने कैश फ्लो बनानी है सिर्फ और सिर्फ फाइनेंसिंग वाली। समझ या नो समझ? समझ। ओके। अच्छा, next on 1st January 2006, Asteroid Company made a fully subscribed 249 right issue of $1 par value, याद रखना $1 है। Shares at a price of 1.80, issue किए हैं 1.8 पर। This transaction has been correctly accounted for in the above fund balances, correctly account किया है, तो मतलब फाइनेंशियल पोजीशन में इससे रिलेटेड कोई एडजस्टमेंट की जरूरत नहीं है। कैश फ्लो में होगी क्योंकि शेयर्स इशू की है, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज है, तो इसकी हम एडजस्टमेंट यहाँ पर कर देंगे कैश फ्लो में। आ जाए। अच्छा, अब यहाँ पर इसमें एक ट्रिक है, वो ट्रिक मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, इन्होंने कहा है कि 1 जनवरी को उन्होंने शेयर्स इशू कर दिए, 249 राइट इशू है, 1 पार वैल्यू है, तो इशू की गई है 1.8 के ऊपर, और ये ट्रांजैक्शन ऊपर ट्रायल बैलेंस में इंक्लूडेड है। ऊपर आ जाए। अभी ट्रायल बैलेंस आपको प्रोवाइडेड है एट द ईयर एंड, और यहाँ पर आपको ऑलरेडी शेयर कैपिटल का बैलेंस दिया गया है विच इज 27,500। बात को समझे जरा। ये जो 3 मार्क्स है ना, ये 3 मार्क्स आपको एग्जामिनर ऐसे फ्री मिलेगा? आप कहते हैं कि 3 मार्क्स एग्जामिनर ने यू ऐसे सारे एडजस्टमेंट बताए होंगे डायरेक्टली हो जाएगा, नहीं। इसमें भी टेक्निकल बातें होती है। देखे जरा, मैं अगर आपको बता दूं, ये हमारे पास होती है ओपनिंग, यहाँ पर हम शेयर्स इशू करेंगे, यहाँ पर मैं लिख लूंगा राइट इशू, ठीक है, राइट इशू, तो हमारे पास आ जाएगी क्लोजिंग बैलेंस, ऐसा है। अभी अगर आप देख ले तो बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करेंगे, वो यहाँ पर देख लेंगे कि ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल है 27,500, पार वैल्यू है $1, तो नंबर ऑफ शेयर्स हो जाएंगे, यहाँ पर मैं गलत वाला आप लोगों के सामने बना रहा हूँ, वो हो जाएगा 27,500, ये कर देंगे मल्टीप्लाई 2/9, और स्टार्ट में मैं इस इक्वल टू लगा दूंगा, तो ये कहेंगे कि नए शेयर इन्होंने 6,111 इशू किए हैं। गलत। क्यों गलत है भाई? आपने 27,500 को एज अ ओपनिंग शेयर्स लिया। बात समझ में आ रही है? आपने 27,500 को ओपनिंग शेयर लिया और आपने कर दिया मल्टीप्लाई 2/9। असल में ये तो ओपनिंग शेयर नहीं है, तो क्लोजिंग है। अगर आप देख ले तो यहाँ पर लिखा है ट्रायल बैलेंस एट 31 मार्च 2006, क्लोजिंग बैलेंस है, ये तो ओपनिंग बैलेंस नहीं है। अगर ओपनिंग बैलेंस होता तो फिर आप मल्टीप्लाई 2/9 कर लेते, हो जाता, लेकिन ये तो ओपनिंग नहीं है। ये आपके पास क्या है? ये आपके पास है क्लोजिंग बैलेंस। क्या है? ये आपके साथ है क्लोजिंग बैलेंस। तो इसका तरीकेकार थोड़ा चेंज होगा, वो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। अगर ये ओपनिंग बैलेंस होता तो इसी तरह रिटर्न अर्निंग के साथ लिखिए ना 1 अप्रैल 20x5, लीज लाइबिलिटी के साथ लिखिए 1 अप्रैल 20x5, तो इधर शेयर कैपिटल के साथ भी लिखी होती है 1 अप्रैल 20x5, तब ये तरीकेकार ठीक था। लेकिन उन्होंने तो 1 अप्रैल 20x5 नहीं लिखा, तो जब एग्जामिनर ने नहीं बताया कि ये 1 अप्रैल 20x5 है, तो आप लोगों ने खुद समझ जाना है, क्योंकि ऊपर उसने बताया है 31 मार्च 2006। बात समझ में आती है? तो ये है 31 मार्च 2006। अगर इसने 1 अप्रैल इस तरह नहीं लिखा, तो आपने खुद समझ जाना है कि ये सारे बाकी आपके साथ क्लोजिंग बैलेंस है। अगर एग्जामिनर ने हिंट नहीं दी ओपनिंग की, तो फिर ये तरीकेकार क्या होगा? गलत होगा। तो आपने क्या करना होगा, देखिए जरा, आपके पास क्लोजिंग नंबर ऑफ शेयर है 27,500, क्योंकि पार वैल्यू है $1, ठीक है, 27,500। अच्छा, अब देख ले शेयर फैक्टर क्या है। भाई जिसके पास 9 शेयर्स है वो हमसे 2 शेयर लेकर जा सकता है, तो क्लोजिंग उस एक बंदे के पास कितने शेयर्स होंगे? 11। जिसके पास स्टार्ट में 9 शेयर्स हो वो हमसे 2 शेयर्स लेकर जा सकता है, तो एंड में इसके पास कितने शेयर्स हो जाएंगे? 11, क्योंकि इसने बताया है फुली सब्सक्राइब 249 राइट। फुली सब्सक्राइब, सबने सब्सक्राइब कर दिया, तो जिसके पास ओपनिंग 9 होंगे, बाद में आपने 2 दिए, तो एंड में कितने हो जाएंगे? 11। कितने हो जाएंगे? 11। अच्छा, अभी आपने राइट इशू फाइंड करना है, तो बचपन से आप ये वर्किंग करते आ रहे हो कि जो वैल्यू आपको गिवन है उसके ऊपर डिवाइड कर दे, जो आपसे रिक्वायर्ड है उसे मल्टीप्लाई कर दे। तो रिक्वायर्ड है राइट इशू 2, गिवन है 11, तो मल्टीप्लाई बाई 2 डिवाइड बाई 11। तो यहाँ तो आप एग्जामिनर को इस तरह नहीं करेंगे, तो मैं यहाँ पर लिख लूंगा मल्टीप्लाई 2 डिवाइड बाई 11, क्योंकि ये मैंने आपको समझाने के लिए लिखी है, ठीक है, ये सारी चीजें जस्ट समझाने के लिए। आप यहाँ पर मल्टीप्लाई 2/11 करेंगे, ठीक है, जो रिक्वायर्ड है उससे मल्टीप्लाई कर दे, जो गिवन है उस पर डिवाइड कर दे। और अब यहाँ पर आ जाएगा शेयर इशू, तो वो हो जाएगी 5,000 मल्टीप्लाई बाय इशू की गई है 1.8 पर, तो ये हो जाएगी 1.8।
9,000। ठीक है, उसके बाद 5 तो हो गया। अगर आप 6 देख ले तो करंट टैक्स लाइबिलिटी लाइबिलिटी है तो वो से रिलेट तो नहीं करती, तो इसको डायरेक्टली क्लोज कर लेते हैं क्योंकि इसकी एडजस्टमेंट तो ऑलरेडी हो गई। तो हो गई लीज पेमेंट और ये हो गई शेयर इशू, तो ये आपके पास आ गई कैश फ्रॉम फाइनेंशियल एक्टिविटी। ठीक है, 3,500, तो ये 3 मार्क्स आपको मिल जाएंगे। अभी आ जाए करंट टैक्स लाइबिलिटी के ऊपर जो कि है 2.7 मिलियन। अगर आप देख लें ना डेफर टैक्स का एग्जामिनर ने कुछ बताया है ना इधर यहाँ पर कुछ ओवर और अंडर प्रोविजन के बारे में ट्रायल बैलेंस में एग्जामिनर ने बताया है, तो अगर कुछ भी नहीं है तो ये सेम आपके लिए पास हो जाएगी लाइबिलिटी भी। या आप लिख लें इनकम टैक्स पेएबल और वो है 2.7 मिलियन, सो 2.7 मल्टीप्लाई बाय 1000। ठीक है, और साथ में जाकर इनकम टैक्स एक्सपेंस में कर देगी, कोई ओवर और अंडर प्रोविजन नहीं है। सो 2.7 मल्टीप्लाई बाय 1000। तो सारे रेलेवेंट नोट्स हो गए, अभी क्लोजिंग स्टार्ट कर ले। अच्छा, सबसे पहले क्लोजिंग हम कर लेंगे रेवेन्यू की, फिर हम क्लोजिंग कर देंगे कॉस्ट ऑफ सेल की और दोनों को ऊपर एडजस्ट कर देंगे। आ जाओ, ये इज इक्वल टू अच्छा ये मेरे रेवेन्यू है। ठीक है, इज इक्वल टू गिव द रेफरेंस एंटर, फिर कॉस्ट ऑफ सेल इज इक्वल टू माइनस कॉस्ट ऑफ सेल है ना, इज इक्वल टू माइनस गिव द रेफरेंस एंटर। तो ग्रॉस प्रॉफिट हमारे पास हो जाएगी ये। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस में कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो एज इट इज बैलेंस लिख दे। एडमिनिस्ट्रेटिव ये रहा 4,500, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट हो जाएगा ये। इन्वेस्टमेंट इनकम भी नहीं है तो जीरो। प्रॉफिट बिफोर फाइनेंसिंग इनकम टैक्सेस हो जाएगी ये। फाइनेंस कॉस्ट है, इसको जरा माइनस में कर दे तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स हो जाएगा ये। एंड नाउ ये हो गया प्रॉफिट फॉर द ईयर। ठीक है, अब फाइनेंशियल पोजीशन की तरफ आ जाए तो नॉन करंट एसेट तो ऑलरेडी हमने कैलकुलेट किए, तो इसको मैं सिर्फ टोटल करूंगा, ये रही। अच्छा, इसके बाद है इन्वेंट्रीज। इन्वेंट्रीज में कोई एडजस्टमेंट नहीं थी तो इन्वेंट्री 16,800 उसी तरह लिख दूंगा। ट्रेड रिसीवेबल में कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो 18,000 उसी तरह लिख लिया जाएगा। और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 8,900 डेबिट साइड पे है, ये भी उसी तरह लिख लूंगा और इसको टोटल। तो ये हो जाए करंट एसेट्स। अब यहाँ पर मैंने प्रूफ करना है कि आवर एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज। तो एसेट्स का मतलब टोटल एसेट्स, टोटल एसेट्स में आता है नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स। ठीक है, अच्छा अब आ जाए इक्विटी की तरफ। इक्विटी में शेयर कैपिटल 27,500, शेयर प्रीमियम 5,000, रिटर्न अर्निंग आपको रिटर्न अर्निंग जो कि मैंने ओपनिंग है 19,600 और इसके साथ आपने प्लस करना है प्रॉफिट फॉर द ईयर और एंड। ठीक है, तो ये आपके पास हो जाएगी इक्विटी की बैलेंस। फिर पेबल्स आप एडजस्ट कर दे विच इज 1,600, ये रहा आपके पास पेबल। ठीक है, तो अभी इसको टोटल कर दे। अच्छा ये रही करंट और वो रही ऊपर नॉन करंट, तो टोटल लाइबिलिटी हो जाएगी नॉन करंट लाइबिलिटी प्लस करंट लाइबिलिटी। और यहाँ पर कैपिटल प्लस लाइबिलिटी में इज इक्वल टू ये रही कैपिटल और ये रही
टोटल मैच हो गई। ठीक है, तो जैसे ये पेपर में मैच हो जाए तो आपके चेहरे पर एक जंग जीतने वाली मुस्कान होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि बड़ा मजा आता है जब हमारी बैलेंस शीट मैच हो जाती है। तो ये रही 71,800, बैलेंस शीट भी मैच हो गई। ये रही कंप्लीट स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, ये आपका प्रॉफिट और लॉस, ये फाइनेंशियल पोजीशन, और ये आपके साथ रहा स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो। ठीक है, तो ये हमने कर दिया उस एक्सेल के ऊपर जो आपको पेपर में गिवन होगा। तो अगर आप देखें तो मैंने इस ऊपर वाले में कोई एक एडजस्टमेंट भी नहीं की, उसकी जरूरत ही नहीं है। भाई मैं बोल्ड क्यों करूं, मैं इटालियन क्यों करूं, मैं अंडरलाइन क्यों करूं, मैं उसको कलर क्यों चेंज करूं, मैं उसको दरमियान में क्यों ना हूं? बस मेरा मतलब है वर्किंग से, वर्किंग करो। आपको मार्क्स मिलेंगे वर्किंग के, इसके नहीं मिलेंगे। डिसिपल में आ रहा है आने दो, एग्जामिनर को पता चल जाएगा कि आपने वर्किंग किस तरह की है, आपने फॉर्मूले सही लगाए कि नहीं लगाए, तरीकेकार आपका ठीक है कि नहीं, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट आपकी ठीक है कि नहीं, आपको नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, दूसरी बात, आपको थोड़ा अजीब लग रहा होगा क्योंकि यहाँ पर ये तरह एक्सेल आपको छोटा नजर आ रहा होगा। ये इसलिए आपको छोटा नजर आ रहा है क्योंकि मैं ये सॉल्व कर रहा हूँ अपने लैपटॉप के ऊपर। वहां पर आपको बड़ी स्क्रीन गिवन होगी एग्जाम में। ठीक है, तो वहां पर ये थोड़ा बड़ा होता है, वहां पर एक बड़ी स्पेस होती है इसके लिए। ये लैपटॉप है, इसकी स्क्रीन थोड़ी छोटी है, तो इसलिए आपको ये एक्सेल भी छोटा ही नजर आ रहा है, वहां पर काफी बड़ी स्क्रीन होती है। ठीक है, इसके अलावा कोई सवाल हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, इसमें कोई बात समझ नहीं आई तो वो भी आप पूछ सकते हैं और मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं।